अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बर्तानिया के बादशाह किंग चार्ल्स और वेटिकन के पोप लियो की एक साथ इबादत। अमेरिका ने कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो पर मनशियात स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्जामात के तहत पाबंदियां आयद कर दी। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में एक मैच भी न जीत पाई। और बर्तानिया के वजीर आजम की तरफ से मसाजिद की हिफाजत के लिए 10 मिलियन पाउंड का ऐलान। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं वेटिकन सिटी, जहां पर तारीख रकम हुई है। बर्तानिया के बादशाह किंग चार्ल्स और पोप लियो ने जुमेरात को वेटिकन के तारीखी सिस्टीन चैपल में एक साथ दुआ की, एक साथ इबादत की, जो कि 1534 में इंग्लैंड के पोप से अलहदगी के बाद पहली बार किसी बरतानवी बादशाह और पोप की मुश्तरका इबादत थी। ऐलानात के मुताबिक मुक़द्दस जो चैपल है उसमें लातीनी और अंग्रेज़ी ज़बान में इबादत की गई, जहाँ पर माइकल एंजेलो की जो मशहूर पेंटिंग है द लास्ट जजमेंट, उसके नीचे दोनों रहनुमाओं ने अमन और इत्तेहाद के लिए दुआ की। इस मौके पर पोप लियो, एंग्लिकन आर्च बिशप स्टीफन कॉटरेल, सिस्टीन चैपल क्वायर और 2 शाही गिरजाघरों के गुलकारों ने शिरकत की। और ये तारीख़ी लम्हा उस वक्त आया कि जब बादशाह चार्ल्स और मलका कैमिला वेटिकन के सरकारी दौरे पर हैं, जो कि कैथोलिक चर्च और चर्च ऑफ इंग्लैंड के दरमियान ताल्लुकात की जो बेहतरी है उसकी अलामत समझा जा रहा है। और वेस्टमिंस्टर एबी के आलिम दीन रेवरेंड जेम्स हॉकी है, उनका बयान है, बड़ा अहम बयान है, और वो बयान ये है कि ये लम्हा तारीख़ के ज़ख्मों को भरने के जैसा है। और सिर्फ़ एक नस्ल पहले तक ये नामुमकिन था, लेकिन गुज़िश्ता 60 सालों में दोनों कलीसियाओं के दरमियान मकालमा नहायत हद तक आगे बढ़ा है। और ख़िदमत के दौरान पोप लियो ने बादशाह चार्ल्स को रॉयल कॉन्फ्रेटर का एजाज़ी लक़ब भी अता किया, और रोम का जो सेंट पॉल चर्च है उसमें उनके लिए एक खुसूसी नशिस्त मुख्तस की गई है, जो कि मुस्तक़बिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ बरतानवी बादशाहों के लिए मखसूस होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि दोनों चर्चेज़ जो हैं वो करीब आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और आपको लेकर चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका ने कोलंबिया के सदर गुस्ताव पेट्रो पर मनशियात स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात के तहत पाबंदियां आयद कर दी हैं। और जो इंटरनेशनल मीडिया है उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर पेट्रो पर आयद पाबंदियों के नतीजे में उनके जो अमेरिका में मौजूद असासे हैं वो मुकम्मल तौर पर मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि अमरीकी शहरियों को उनके साथ किसी भी किस्म के माली लेन देन से रोक दिया गया है। और अमरीकी हुक्काम की जानिब से कहा यह गया है कि ये इकदाम खित्ते में मनशियात की स्मगलिंग और बदउनवानी के ख़िलाफ़ वाशिंगटन के अज़्म का हिस्सा है। और दूसरी जानिब कोलंबिया की हुकूमत ने अमरीकी फ़ैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए इसे सियासी नौइयत का करार दिया है। और सदर पेट्रो का जो दफ्तर है वहाँ से जारी बयान में ये कहा गया है कि ये पाबंदियाँ कोलंबिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं। और जो इंटरनेशनल मीडिया एनालिस्ट्स हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें मज़ीद तनाव पैदा कर सकता है। अगली खबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं तुर्किया की तरफ। तुर्किया में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई है और हादसे में 17 अफराद हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कश्ती उलटने का ये वाक़या जो है ये तुर्किया के साहिली शहर बोदरम के करीब है, बहेरा एजियन, वहाँ पर ये पेश आया है। और कश्ती में कम से कम 18 अफराद सवार थे और हादसे में 17 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 16 तारिकीन वतन थे और एक इंसानी स्मगलर शामिल था। और गवर्नर ऑफिस की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया यह गया है कि एक अफ़गान शख्स जो कि इस हादसे में ज़िंदा बचा था वो तैर कर साहिल तक पहुंचा और उसने हुक्काम को हादसे की इत्तला दी थी। ये जो अफ़गान शहरी था उसने इमरजेंसी सर्विसेज को बताया कि 18 अफराद कश्ती पर सवार हुए थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद कश्ती में पानी भर गया और वो डूब गई थी। एक और ख़बर भी हमने आपको दी थी, कल ही एक और कश्ती के डूबने का वाक़या था और आज ये ख़बर हमारे सामने आई है। ये वाक़यात तवातुर से, तसलसल से सामने आते जा रहे हैं और वजह वही है कि लोग बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं लेकिन बढ़ते हैं अपनी मौत की तरफ।
आगे बढ़ते हैं नाजरीन और अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए श्रीलंका गई हुई थी और वर्ल्ड कप जो ख़वातीन का हो रहा था उसमें पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है उसकी परफॉर्मेंस नहायत नाकिस रही, नहायत ही बुरी परफॉर्मेंस। सेकंड लास्ट नंबर पर ये टीम आई है और पाकिस्तान अपने जो मैचेस में से एक मैच भी ना जीत सका। कुछ मैचेस ऐसे थे कि जिनमें पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन वो मैचेस जो हैं वो बदकिस्मती से वो बारिश की नज़र हो गए, तो उन मैचेस में भी पाकिस्तान को फ़तह ना मिल सकी। एक एक पॉइंट दे दिया गया दोनों टीमों को। तो पाकिस्तान की जो टीम है उसकी नाकिस तरीन कारकर्दगी रही। ख़वातीन की क्रिकेट टीम को हम हमेशा बकअप करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब नाकिस कारकर्दगी हो तो उस पर बात भी करनी चाहिए। जुल्करनैन शेख हमारे साथ मौजूद हैं, 365 न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन। वालेकुम अस्सलाम। जुल्करनैन, ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तानी विमेन टीम है ये वर्ल्ड कप में एक मैच भी ना जीत पाई और ज़ाहिर है कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी रही, लेकिन फिर बारिश की वजह से बदकिस्मती हमारे साथ आ गई। तो अब बजट में 3 गुना इजाफा हुआ है अगर हम टीम की बात करें तो। उसके बावजूद भी जो टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है वो बुरी तरीन रही। तो इसकी वजह आपको क्या लगता है कि क्या है? देखिए, असल वजह तो कल्चर है। कल्चर से मुराद ये है कि हमारे पास वुमेन टीम के लिए टैलेंट क्या है। बजट जरूर बढ़ाया गया है, पहले एक हद तक 22 से 23 करोड़ रुपए सालाना बजट था, उसको 70 करोड़ तक लेके गए हैं। और कुछ थोड़ा सा मुझे यूं लगता है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की खवातीन लकी भी नहीं रही हैं, अनलकी रही हैं, क्योंकि 2-3 ऐसे मैच थे जिनमें वो अगर फिनिश कर देती, जिसमें बारिश या आ गई है या वो समझे जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया लेकिन बाद में उसको फिनिशिंग टच नहीं दे सकी, तो शायद वो बच जाती। हाँ, क्वालिफाइंग जो पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग हुआ था उसमें पाकिस्तान की वुमेन टीम पूरे मैच जिस तरह जीती और उस क्वालिफाइंग को जीता, तो शायद हमारी उम्मीद भी ज्यादा थी। बाकी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ऐसे ही खेलती आ रही है और इस पे मुझे यूं लगता है कि सिवाय अब इसके कि हम एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है तो हमें एक वुमेन टीम बनानी है, हम उसको चला रहे हैं, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेंस है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर क्या काम हो रहा है वो शायद बिल्कुल नहीं हो रहा, और जिसको करने की जरूरत है, क्योंकि वुमेन जो क्रिकेट का टैलेंट है वो बहुत सामने आ सकता है। अब लाहौर की अगर मैं मिसाल दूं तो लाहौर में अगर आप देखें तो सिर्फ एक कैनेड कॉलेज है जिसके पास वुमेन क्लब है और वहीं से मेजॉरिटी जो है हमारे पास जो है वो टीम में प्लेयर्स आ रही होती हैं। इसी तरह अगर यही एक तरीका हो तो फिर हम टैलेंट अगर हमारे पास हो तो फिर हम कोशिश करें कि नई टीम जो है वो बना सके, लेकिन जो मौजूदा टीम है लगता यही है कि इसका पोटेंशियल ही इतना है और इस वर्ल्ड कप में वो इस वक्त सबसे आखिरी नंबर पर ही रही है। अच्छा, टीम में तब्दीली हुई, कप्तान की तब्दीली हुई, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेंस क्रिकेट टीम की तरह विमेंस क्रिकेट टीम भी सियासत का शिकार है और यही वजह है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है? अवैस भाई, ये बहुत अच्छा मतलब एक एंगल कह लें। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पिछले दिनों अपनी एक गुफ्तगू में कहा था कि हमने वुमेन्स क्रिकेट से सियासत को अब जो है वो बाहर निकाल दिया है और वुमेन्स क्रिकेट जो है वो अब सही ट्रैक पर है। ये तो सियासत तो बिल्कुल आती है आपकी, जो कहें मेंस क्रिकेट वाली सियासत है वही साइंस आपको वुमेन क्रिकेट में नजर आएगी। और यहां तक आप मतलब अब दिलचस्प कह लें कि जिस तरह पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम ज्यादा फ्लॉप बैटिंग में होती है, वुमेन टीम भी वैसे हो रही है। आप सारे मैचेस देख लें, बॉलिंग कंपैरेटिवली पाकिस्तान वुमेन टीम की अच्छी रही, लेकिन बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती थी, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान की मेन टीम जो है उसकी बॉलिंग और बैटिंग का डिफरेंस आता है कि बॉलिंग स्ट्रेंथ है और बैटिंग बिल्कुल नहीं चलती। हाँ, अब अगर आपने ये करना है कि जिस तरह मेंस टीम में आप कहते हैं पोस्टमार्टम और फिर आप एक कप्तान दूसरा, तो मोहम्मद वसीम मेरा ख्याल है रिपोर्ट जरूर मांगी है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और अब उस पर कुछ रिएक्शन भी आएगा, कोई रिव्यू भी आएगा, लेकिन मोहम्मद वसीम को अगर आप एज ए कोच देखें इस वुमेन्स टीम के साथ तो उनकी कारकर्दगी मतलब मेरे ख्याल में अच्छी रही है। अब इससे कोई मुतफिक नहीं है। ये वो वुमेन टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, ये वो वुमेन टीम है जिसको मोहम्मद वसीम ने, जुनैद खान ने इतना बिल्डअप किया कि जब पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ तो ये टीम जो है वो टॉप पर रही, सबसे ऊपर रही। सो ये क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, ये टूर्नामेंट जो है इसमें मतलब अब फर्क ये है कि अगर आप अभी इस टेबल को देखें, सबसे जो ऊपर 3 क्वालिफाइंग टीम्स हैं वो तो गोरी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, इंग्लैंड है। चौथे नंबर पर आपके पास इंडिया खड़ी है। अब इंडिया के पॉइंट्स मतलब एक आधा मैच आप अगर जीत जाते तो आपकी फेस सेविंग हो सकती थी।
लेकिन जब आप बिल्कुल कोई मैच नहीं जीते, अब कोई एक दो मैच, अब श्रीलंका का मौसम ऐसा है कि वहां पर इस मौसम में बारिशें होती हैं, और ये वर्ल्ड कप जो वुमेन वर्ल्ड कप है श्रीलंका तक पहुंचा ही तभी, वरना तो मेजबानी इंडिया की थी, क्योंकि हम जो है वो इंडिया जाकर नहीं खेल सकते। बहरहाल किस्मत भी साथ नहीं दिया, और थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कि एक रिपोर्ट आने के बाद कोई थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर शो कराया जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी, मतलब अगर मुस्तकिल मिजाजी से मोहम्मद वसीम को टाइम दिया जाए तो इसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। पर वो मोहम्मद वसीम भी क्या करेगा, जो अवेलेबल टैलेंट है, जो उनको दस्तयाब टैलेंट है, उसके अलावा वो कहां से जो है नया टैलेंट लाएगा? उस टैलेंट को हमें बिल्डअप करना होगा। एक आप कहें ना, एक थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पर भी वुमेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा, तभी आप किसी मैनेजमेंट को कह सकते हैं। और वैसे भी अगर आप चाह रहे हैं कि वुमेन टीम रिकंस्ट्रक्ट करे दोबारा, इसकी आप कह रहे हैं कि हम इसको बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको टीम मैनेजमेंट को कम से कम एक सर्टेन टाइम देना पड़ेगा, वरना तो फिर ये वही म्यूजिकल चेयर है जिस तरह मेंस क्रिकेट में चल रही है, वुमेन्स क्रिकेट में भी चलेगी। अच्छा, अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में ब्यूरोक्रेसी को भर देना, यानी मतलब जो क्रिकेट प्रोफेशनल्स हैं उनकी जगह ब्यूरोक्रेट्स मामलात संभाल रहे हैं, तो इससे क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंच रहा है? अब ये एक अवैस भाई एक और अलमिया है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी मतलब हर लिहाज से भरी हुई है। अब जो वुमेन्स क्रिकेट की सरबराह हैं, वो भी, उनकी भी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्रिकेटर नहीं है, वो जो है वो ब्यूरोक्रेट है। तो अब इस चीज को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश की जा रही है कहीं में। मतलब पिछले दिनों हमने ये बात सुनी कि जी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उस्मान वाला को हटाकर जो है वो मिसबाहुल हक को लगाया जाएगा। मिसबाहुल हक की अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो MBA भी है। सो इस तरह की तो कोई बात शायद पहली बार एक्सपेरिमेंट हो, पर जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है या पिछले भी बोर्ड रहे हैं, आप ये देख लीजिएगा कि नॉन क्रिकेटिंग पर्सनैलिटीज को, जिनका क्रिकेटिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको लाया जाता है। अब ये एक स्ट्रक्चर है, कल्चर है पाकिस्तान का कि इस तरह के स्ट्रक्चर में जो है वो लोग ओब्लाइज होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जिस तरह ब्यूरोक्रेट, मतलब मैं आपको कहूं कि वुमेन क्रिकेट की सरबराह जो है वो ब्यूरोक्रेट है, तो उनको फिर थोड़ा सा शो तो करना चाहिए ना कि उन्होंने जब उन्हें बजटिंग जो है उनकी उम्मीद से भी ज्यादा मिल गई, उनको पास सबसे किसी भी खेल के अंदर जो आप कहते हैं ना बेहतरी आती है, वो सिर्फ उस वजह से आती है कि आप अर्न क्या कर रहे हैं, कमा क्या रहे हैं। सो वुमेन क्रिकेट में तो पहली बार आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। सो बेसिकली जरूरत यह है कि जो टीम मैनेजमेंट है, हायर लेवल पर टीम मैनेजमेंट है, उसको एक सर्टेन टाइम दिया जाए, अभी बिल्कुल ना हटाया जाए, और साथ साथ ये शो कराया जाए कि आप कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो नीचे से प्लेयर्स जो है वो ऊपर लाए, और आपके पास एक अवेलेबल जो लॉट है वो बढ़ती जाए। उस तरह की कोई तब्दीली अभी तक नजर नहीं आई। आप देखते हैं कि शायद इस वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद कुछ पॉजिटिविटी नजर आए, लेकिन अब तक यही लग रहा है कि एक रिपोर्ट मांगी जाएगी और उस रिपोर्ट के बाद जो है शायद किसी एक आधे को उड़ाकर जो है हिसाब किताब पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या विमेन क्रिकेट टीम की जो बुरी परफॉर्मेंस है उससे ICC फंडिंग पर भी असर पड़ सकता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको हम लॉन्गर, अवैस भाई, अगर आप ICC का मतलब जब फंडिंग तकसीम होती है वो बहुत से मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करती है। मतलब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ICC के जो कमाई है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन इंडिया लेता है। पाकिस्तान जो है वो 5.85% जो है वो उसका हिस्सा मिलता है। अब जब ये पोर्शन डिवाइड होते हैं तो उसमें बहुत से फैक्टर्स जो है वो काउंट होते हैं। इसमें आपकी टीम परफॉर्मेंस, मेंस टीम परफॉर्मेंस, वुमेन टीम परफॉर्मेंस, वुमेन क्रिकेट के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि ICC के जो नए रूल्स हैं उसके तहत जो है वुमेन क्रिकेट को खास तौर पर ऐसे ममालिक जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनमें डेवलप करने के लिए कुछ ऐसी शराइत होती हैं जिसमें आप अगर अमल करें तो आपकी फंडिंग जो है वो मेंटेन रहती है या बढ़ती है, और अगर आप उस पर अमल ना करें तो कम भी होती है। सो वुमेन टीम की परफॉर्मेंस अल्टीमेटली एक, आप कहें अगर आप इसको बेहतर नहीं बनाएंगे तो आने वाले दिनों में आपका वो जो ICC से मिलने वाला हिस्सा है वो रिड्यूस होगा। सो ये जहन में रखें कि अगर वुमेन क्रिकेट पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वापस इन्वेस्टमेंट भी मिलेगी। मतलब कोई अगर ये सोच रहा है कि यार आपने 24, 25, 30 करोड़ रुपए वाले बजट को बढ़ा के 70 करोड़ रुपए कर दिया, तो आप ये जहन में रखें कि अगर ये टीम परफॉर्म करे, अभी ये वर्ल्ड कप था, अगर ये टीम 2 मैच जीत जाती और टॉप 4 की रैंकिंग में कहीं आ जाती
तो आप एक बहुत बेहतरीन अंदाज में जाते हैं, और जो आपने 40-50 या 30 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं उससे भी डबल आपको इन सेंस ऑफ फंडिंग वापस मिल जाता। अगर हम वुमेन क्रिकेट के स्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हमें और फंडिंग मिलेगी, और अगर हमारी वुमेन टीम की परफॉर्मेंस नीचे जाती रहेगी तो उससे आपकी फंडिंग कम होने का भी फॉर्मूला मौजूद है। और इसको किसी न किसी लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए दरखेज दिमागों को भी सोचना चाहिए कि वो किस लिहाज से वुमेन टीम को डेवलप करें कि इस टीम पर लगाए गए पैसे इसी के जरिए वापस आ जाए। और अगर ये परफॉर्म नहीं करेगी तो जाहिर बात है आप और मैं दोनों सब जो है क्रिकेट को प्यार करने वाले हैं, क्रिकेटिंग नेशन है, तो हम तो चाहेंगे कि मैदान में पाकिस्तान के अगर नौजवान खेल रहे हैं क्रिकेट के मैदान में तो खवातीन भी खेलें और वो भी परफॉर्म करें और वो भी जीत के आए। हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि पाकिस्तान की वुमेन टीम हमेशा ही 8वें में से 8वें नंबर पर रहे। इस लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहिए, और इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी इन्वेस्टमेंट से कुछ ज्यादा नहीं होगी, बल्कि उनको इनहांस आईसीसी से फंडिंग जो है मैसर होगी। जुल्करनैन, ये मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं जो क्रिकेट खेल रही हैं उनमें कुछ बड़ी अच्छी ख़वातीन भी हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से सामने आई हैं, तो ये जो विमेन खिलाड़ी हैं ये गैर मुल्की लीग्स क्यों नहीं खेलती हैं, और इस हवाले से बेहतरी के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अवैस भाई, इसको यूं देखें, अगर आप इसको उल्टा देखें, अगर हमारी वुमेन क्रिकेट टीम को आप सबसे जो दूसरा बड़ा मसला है वो एक्सपोजर है, हमें एक्सपोजर हमारी खवातीन को मिल नहीं रहा, वो इंटरनेशनल इतने विजिट नहीं कर रही। अब अगर आपको एक विजिट अपनी टीम को कहीं करवाना है तो उस पर कितना खर्चा आएगा, और फिर मेंस टीम कहीं जाती है तो मेजबान टीम को कमाई होती है, मेजबान बोर्ड को वो आपको बड़ा बुलाते हैं, इस तरह आपके पास कोई टीम आती है तो आपको कमाई होती है। वुमेन क्रिकेट के अंदर कमाई नहीं होती। जो असल चीज है, अगर आपको दूसरी लीग्स में मौका नहीं मिल रहा तो जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसके भी अगर आप पूरा चार्टर पढ़ें तो इसमें भी वुमेन टीम्स की डेवलपमेंट है। तो चाहिए तो ये कि अगर आप वुमेन क्रिकेट को बिल्डअप करना चाहते हैं तो जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उनको आप लाजमी कहें कि वो एक वुमेन टीम बनाएं, और वुमेन प्लेयर्स जो दुनिया भर से आप बुलाएं वो इतनी महंगी भी नहीं होंगी, और पीएसएल के बजट से ही एक ऐसी लीग बिल्डअप की जा सकती है जिसके अंदर आपकी वुमेन्स को इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, साउथ अफ्रीकन वुमेन्स के साथ खेलने का भी मौका मिलेगा, और जब आप उनको अपनी लीग्स में बुलाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी प्लेयर्स निखर के आएंगी तो वो भी उस लीग में जाएंगी। मैं तो जो आपने अवैस भाई सवाल उठाया इसको इस तरह करता हूं कि क्यों आप पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी वुमेन लीग शुरू करें जिसमें आप गैर मुल्की प्लेयर्स को बुलाएं, यहाँ की वुमेन्स को एक्सपोजर हो, एक मेला भी लगे, और फिर जो पाकिस्तानी लोकल लड़कियों को इंटरनेशनल के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने को मिले, उनको सेंस आए, उनको उनकी फिटनेस सेंस पता चले, वो किस तरह की डाइटरी यूज कर रही है, किस तरह वो अपने आप को खेल के साथ मुताबिकत में ला रही हैं। ये चीजें जब बिल्डअप होंगी, और अगर आपके लोकल जब कोई लीग होगी जिसमें 7 अच्छी टीमों की वुमेन प्लेयर्स खेल रही होंगी और आपकी प्लेयर्स जब उभर के आएंगी तो नो डाउट कि उनको वेस्ट के अंदर भी एक ओबलाइजिंग मिलेगी, उनको बुलाया जाएगा। अब ये इंतजार करना कि वो हमें क्यों नहीं बुला रहे, हमें अपनी प्लेयर्स को एक्सपोजर देने के लिए एक लोकल लीग सेंस में पीएसएल के साथ जो है इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, और उससे आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन क्रिकेट का टैलेंट जो है वो बहुत मतलब एक बहुत तेजी से जो है वो निखर कर सामने आएगा, और हमारे पास एक बहुत बड़ी लॉट आ सकती है वुमेन क्रिकेटर्स की। इतना बड़ा मुल्क है, हम 24-25 करोड़ की आबादी है, और आज के दौर में पाकिस्तान के अंदर लड़कियां खेलना चाहती हैं, तो उनको अगर पैटर्नाइज कर दें, उनको चैनलाइज कर दें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जुल्करनैन शेख हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट 365 न्यूज़ के, और बात हो रही थी कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन की क्रिकेट टीम है नाक़िस तरीन कारकर्दगी रही उनकी वर्ल्ड कप में। अब रुख करते हैं गज़ा का, जहाँ पर गुज़िश्ता कुछ दिनों में कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ तो जंगबंदी हुई, लेकिन फिर जंगबंदी के हवाले से हमने देखा कि उसकी खिलाफ वर्जियाँ की गई इसराइल की तरफ से। फिर अब इसराइली कैबिनेट ने जो मगरबी किनारा है उसको ज़म करने का बिल मंजूर कर लिया है। अमेरिका उसकी मुखालफत कर रहा है। एक अजीब मामला सा चल रहा है। इस हवाले से हम बात करते हैं। मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो गज़ा मुआहदे के होते हुए इसराइली कैनेसेट ने मगरबी किनारे को ज़म करने का ये गैर कानूनी बिल जो है ये मंजूर किया है, तो इसराइली जंग के अज़ाइम तो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। इसराइल जो है वो 1994 से पहले वाले इसराइली कब्ज़े की वापसी चाहता है। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल अब तक जो कुछ भी करता है वो
गैर कानूनी ही है। तो ये जो हालिया कनीसेट की तरफ से लेजिस्लेटिव करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें गर्ब उर्दन को इसराइली रियासत में जम करने के हवाले से मंजूरी दी गई है, तो ये उसी जो एक स्याह तारीख है इसराइली पार्लियामेंट की, इसराइल की और उसके सरपरस्तों की, उसमें एक नए बाब का इजाफा है। मैं समझता हूँ, जैसे आपने खुद कहा, कि ये एक हकीकी मानों में, यानी इस वक्त जो गजा के अंदर और खासतौर पर ओवरऑल फ़लस्तीन के अंदर जो एक अमन की ख्वाहिश थी, उसका गला घोटने के लिए इस नौयत के ऐलानात काफ़ी हैं। और बिलखुसूस गजा अगरचे एक सीज फायर के अंदर इस वक्त इन दिनों में है, और ख़ासतौर पर वो सीज फायर भी इस वक्त नेतन्याहू और उनकी जो इंतहा पसंद दाएं बाजू की काबीना है उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेके इस मामले को सीज फायर की हद तक पहुंचाया है। और अब भी उसकी कड़ी निगरानी के लिए उन्होंने अपनी बड़ी आला इख्तियाराती टीम जो है, जिसमें उनके नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ, उनके दामाद जेरड कुशनर, और उसके साथ साथ उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो खुद इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं और लम्हा ब लम्हा इस पूरे प्रोसेस की निगरानी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जब से ये सीज फायर का ऐलान हुआ है, तकरीबन 300 के करीब फ़लस्तीनी जो है वो गन डाउन कर दिए गए हैं, और मुख्तलिफ हीलो बहानों के तहत। और उसके साथ साथ सीज फायर में जो तयशुदा चीज़ें थी, बिलखसूस इमदाद की बहाली के हवाले से, वो इस वक्त तक इंसानी इमदाद की फराहमी का जो एक फ्लो था, वो उस रफ्तार के साथ या उस शरह के साथ गजा में नहीं आ रहा जिसकी इस वक्त वहाँ ज़रूरत है। क्योंकि पिछले 2 साल की तकरीबन कहत वाली सिचुएशन और बिल्कुल पानी तक ना आने देने वाला मामला थे, उसके बाद गजा बिल्कुल एक गजाई बहरान से दो चार है। और उसके बारे में न सिर्फ खुद फ़लस्तीनी चीख पुकार कर रहे हैं, बल्कि आलमी इदारे, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जो ऑनरवा, उनके झैली इदारे, दीगर बहुत सी बैन अवी NGOs जो ह्यूमैनिटेरियन काम करती हैं, वो तमाम के तमाम बैक जुबान होके इस वक्त एक बड़ा फ्लो ऑफ जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसकी डिमांड कर रही हैं। लेकिन इसराइल उसकी राह में भी आज भी रुकावट बना हुआ है। और उसके साथ साथ अपने जो तस्वीर पसंदाना अज़ाइम, आप देखिए कि इस वक्त ये जितना भी एजेंडा इस वक्त नेतन्याहू और उनकी काबीना लेके चल रही है, ये इस वक्त बराह रास्त टकराव में है अमरीकी इंतजामिया के उस एजेंडे के साथ, कि जो इस खत्ते के हवाले से उन्होंने रिसेंटली प्लान आउट कर रखा है या चाक आउट कर रखा है। क्योंकि एक तरफ तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी हर तकरीर का आगाज और ख़त्म इसी बात पे करते हैं कि बस आज नहीं तो कल इब्राहिम अकॉर्ड का दूसरा मरहला जो है वो साइन हुआ चाहता है, और उसमें कतार अंदर कतार बहुत से अरब और खलीजी ममालिक समेत दीगर इस्लामी ममालिक भी इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन उस इब्राहिम अकॉर्ड को दस्तखत या नॉर्मलाइजेशन के लिए जो शराइत आलम इस्लाम या बिलखसूस आलम इस्लाम के जो सरखेल सऊदी अरब ने रखी हैं, उसकी तरफ तवज्जो किसी की नहीं जाती है। अच्छा, अब अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को नाकाबिले तस्लीम अमल करार दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरीके से बात करते हैं कि जो उनको वो इसराइल की कितनी सपोर्ट करते हैं और किस तरीके से उनकी एपेक की उनको सपोर्ट हासिल है, एपेक की ईमा पर वो मुंतखब हुए हैं, वो इसराइल के ख़िलाफ़ क्या कर लेंगे? जी, ये तो सिर्फ और सिर्फ सियासी बयानात हैं। आप देखिए कि इससे पहले उन्होंने एक किसी तरह का एक जैसे कहने ने शो पीस या इस तरह की हरकत की कि जब नेतन्याहू उनसे मिलने न्यूयॉर्क गए, तो उन्होंने टेलीफोन अपनी झोली में रख के और डायल करके उनको पकड़ा दिया कि ये आप कतर के अमीर से माजरत करें, माफ़ी मांगे कि आपने उन पर हमला किया था। हालांकि वो हमला उनके इल्म और इजाज़त के साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने दुनिया को आंखों में धूल झोंकने के लिए और अश्कशोई के लिए कतर की वो, तो इसराइल तो इस नौयत के कई ऐसी इकदाम कर चुका है कि जिस पर पर्दापोशी के लिए खुद इसराइल को अमेरिका को आना पड़ा है। यही वजह है कि इसराइल को इस बात का यकीन है कि अमेरिकी इंतजामिया जो भी ऐलानात करती रहे, चाहे वो हमें इसका इजाज़त दे कि हम वेस्ट बैंक को एनेक्स करें या हम जिस पर दिल चाहे हम हमला कर दें, इसी नौयत के हमले उन्होंने ईरान पर भी कर दिए थे। और अब इस नौयत के इकदाम करके डोनाल्ड ट्रंप साहब दुनिया को ये बावर करवाना चाहते हैं कि शायद नेतन्याहू उनके काबू से बाहर हो गए हैं। और यही वजह है कि इस वक्त वो सीज फायर को भी तकरीबन हर रोज़ ही एक नई वायलेशन उसकी रजिस्टर की जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है। और नेतन्याहू इस नौयत के बयान दे के अपनी डोनाल्ड ट्रंप इस नौयत के बयान दे के अपनी बेबसी जाहिर करने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत हाल इसके बरक्स है। अगर आज अगरचे आपने बात सही कही है कि वो आईपैक की एक सपोर्ट या एक यहूदी लॉबी की सपोर्ट उनके साथ मौजूद है, लेकिन आप देखिए कि उस यहूदी लॉबी की सपोर्ट का क्या कीजिए कि जिसने आपको
पूरी दुनिया से काट के रख दिया है। यूरोप इस वक्त सारा आपके खिलाफ सड़कों पे है, आपकी पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पे है। आपने पूरी दुनिया के साथ ट्रेड वॉर जंग मोल ले रखी है। तो क्या अमेरिका और इसराइल दोनों ही ऐसे मुल्क हैं कि जिन्होंने दोनों ने ही इस दुनिया में अकेले ही सरवाइव करना है, उन्हें बाकी किसी दूसरे तीसरे मुल्क की जरूरत नहीं है? अगर तो उन दोनों मुल्कों ने ये फैसला कर लिया है तो फिर ठीक है, आने वाले दिनों में इसका फैसला भी हो जाएगा कि ये दो किस अंदाज से पूरी दुनिया को बुली कर सकते हैं, या उनकी अकदार या उनकी वैल्यूज या उनका जो सिस्टम है उसको तज सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब पानी जितना ज्यादा पुलों के नीचे से गुजर चुका है, अब ये बात नेतन्याहू के लिए भी नविश्ता दीवार है और खुद अमेरिकन इंतजामिया के लिए भी। यही वजह है कि आपको इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो टोन है वो बहुत ज्यादा तब्दील दिखाई देती है। वो बार बार इस बात का तो धमकी देते हैं कि अगर हमास ने हथियार ना डाले तो हम उसे तहस नहस कर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बार भी हमास पर सीज फायर वायलेशन का इल्जाम नहीं धरा। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी शाबाश भी है उनकी तरफ से, और एक लिहाज से उम्मीद भी है कि अगर तो वो इसी अंदाज से, इसी स्पिरिट से इस सीज फायर को सपोर्ट करते रहे तो नेतन्याहू जैसे जारे जो हैं, जो काबिज हैं, उनको भी अपने सरपरस्त आला अमेरिका की बात मानना पड़ेगी। अच्छा, अगर इज़राइल मगरबी किनारे पर कब्ज़े का इरादा रखता है, तो ग़ज़ा जो है वो ग़ज़ा और जो मुज़ाहिमत है, जो हमास की मुज़ाहिमत है, वो तो ख़ैर ग़ज़ा में होती है, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो ये अमन मुआहदे की तो ख़िलाफ़ वर्ज़ी है, तो क्या जंग फिर से शुरू हो सकती है? इसराइल ने तो अमली तौर पर तो उसका कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया कि जिसे हम कहें कि इसराइल इस माहदे पर अमल कर रहा है। वो तो सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय कर रहा है, और उसके साथ साथ गरब उर्दन पर कब्जे के हवाले से ऐलानात करके वो अपने अज़ाइम भी वाज़े कर रहा है। तो लिहाजा इसराइल का एजेंडा तो इस वक्त दुनिया के सामने, जिसे कहना चाहिए, वो नविश्ता दीवार के तौर पे सामने है। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिकन इंतजामिया जो है उसे एतमाद नहीं रहा, उसका जो एतमाद का डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इसराइल के साथ। आपने नोट किया होगा कि इस वक्त बड़ा आला इख्तियारी वफद जो है वो इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले को मॉनिटर करने के लिए। अब आप देखिए कि इस वक्त जो अगले मराहल हैं, जब उस पर अमल दरामद की बात की जाती है तो नेतन्याहू एक बार फिर से ऐलान कर देते हैं कि हम तुर्किया की फौज को यहाँ नहीं आने देंगे, क्योंकि आपके इल्म में है कि माहदे के अंदर ये बात तय की गई थी कि मुख्तलिफ मुल्कों की फौज जो है वो गजा के अंदर आएगी और वहाँ एक स्टेबलाइजेशन फोर्स के तौर पे काम करेगी, और वहाँ जो मुतहारब ग्रुप हैं, जो मज़ाहमती ग्रुप हैं, उनको डीमिलिटराइज करेगी, डी रेडिकलाइज करेगी। तो अब अगर आपने मुस्लिम दुनिया की फौज को भी गाजा में नहीं आने देना, तो फिर कौन सी ऐसी तीसरे मुल्क की फौज है, कौन सा यूरोपीय मुल्क है कि जो अपने फौजियों को इस अंदाज में एक तरन वाला बना के, और ख़ासतौर पे बिखरे हुए फ़लस्तीनियों के और भूखे और अफलास के मारे हुए फ़लस्तीनियों के, यानी आप कह सकते हैं उस मुल्क में या उस इलाके में भेजेगा? तो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है कि इस माहदे के जो 3 मराहल हैं उस पर अभी बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, और ख़ासतौर पे अभी तो पहला मरहला ही, जिसे कहना चाहिए हकीकी मानों में, उस अमली सूरत हाल में दाखिल नहीं हो सका कि जो इस बात का तकाजा करती है कि अगले दोनों मराहल शुरू किए जाएं। अभी तो बहुत सारा काम होना बाकी है, लेकिन इसराइल अपनी जो हट धर्मी है और ख़ासतौर पे जिस अंदाज से अमेरिका की मर्जी के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तजावीज़ और मशवरों के खिलाफ चल रहा है, मुझे लगता है कि इस वक्त एक कन्फ्रंटेशन की वो सूरत हाल हमारे सामने है। और अगर इस वक्त अमेरिका ने वाकई ही जो धमकियां दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया, अगर उस पर अमल दरामद हो गया, तो ऐसे में मैं समझता हूँ इसराइल के लिए दुनिया में और कोई ऐसा ठिकाना नहीं बचेगा कि जहां वो अपना सर छुपा सकें और नेतन्याहू अपना इक़्तिदार बचा सकें, जिसकी वजह से इस वक्त वो खुद इसराइली अदालत के अंदर भी माखूज हैं और फ़लस्तीन इसराइली अवाम भी उनके खिलाफ सड़कों पर हैं, और उन्हें फिर ये दो इंतहा पसंद वजीर जो हैं वो कतन इसराइली गैज़ो गज़ब से और अमेरिका की नाराज़गी से नहीं बचा सकेंगे। अच्छा, ग़ज़ा और मगरबी किनारे का अगर हम जोग्राफ़िया देखें तो बिल्कुल अलग है। ग़ज़ा में इज़राइल को शदीद मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा, लेकिन मगरबी किनारा ऐसा है कि उसका जोग्राफ़िया ग़ज़ा की पट्टी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर पहले ही गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ उनकी भरमार है। तो अगर इज़राइल मगरबी किनारे पर कब्ज़ा करता है तो फ़लस्तीनियों की तरफ से कितनी मज़ाहिमत और किस तरह की मज़ाहिमत देखने में आ सकती है? देखिए जी, जहाँ तक गरब उर्दन का ताल्लुक है या वेस्ट बैंक का ताल्लुक है, वेस्ट बैंक में तो आगे ही सेटलमेंट्स का, यहूदी बस्तियों का एक ऐसा सिस्टमेटिक जाल बिछा रखा है इसराइल ने कि वहाँ तो फ़लस्तीनियों के लिए अपनी नकलो हरकत, डे टू डे मामलात, अपनी मुलाजमतें, अपनी तालीम, उनको भी परफॉर्म करना जो है वो अमलन इस वक्त जैसे कहना चाहिए सुहाने रूह बना हुआ है, मुश्किल बना हुआ है।
तो लिहाजा इस वक्त अमलन कब्जा है गरब उर्दन पर। बात सिर्फ और सिर्फ उसको इसराइली रियासत का हिस्सा बनाने की हो रही है कि उसे इसराइली रियासत में जम कर दिया जाए। अभी वो एक वेस्ट बैंक मुतनाज़ा मकबूजा इलाका ही शुमार किया जाता है जिस तरीके से गजा है। तो इसराइल इस कोशिश में है कि इस पूरे जो पैचेस के अंदर फ़लस्तीनी मौजूद हैं, चाहे वो वेस्ट बैंक के अंदर हैं, चाहे वो गजा के अंदर हैं, या इसके साथ साथ वो मकबूजा मशरकी बैतुल मक़दस में, या जो ओल्ड जेरूशलम जिसे कहते हैं उस इलाके के, इन तमाम को मुज्तमा करके एक एक यूनिफाइड इजरायली रियासत बनाई जाए जिसका दारुल हुकूमत उनके बकौल यरूशलेम हो, मकबूजा मशरकी बैतुल मक़दस हो, जिसके बारे में फ़लस्तीनियों का भी ये दावा है कि वो इसे अपनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। अच्छा, इज़राइल कई बार हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर गज़ा पर फ़ज़ाई हमले कर चुका है। तो ये जो जंगबंदी मुआहदा है, ये अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ लागू तो नहीं है? इज़राइल जब चाहता है इसकी धज्जियाँ उड़ाकर रख देता है। तो अगर इज़राइल की खिलाफ वर्जियाँ जारी रही, तो ये जो 8 मुस्लिम ममालिक थे, जो कि बड़ा सपोर्ट कर रहे थे इस अमन मुआहदे को, उनका किरदार क्या होना चाहिए? देखिए जी, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जहाँ तक तो हमास का या फ़लस्तीनी तंजीमों का है, वो तो इस वक्त कारबंद है, मुकम्मल तौर पे लिटरली अमल दरामद कर रही हैं जंग बंदी पे। उनकी तरफ से कोई वायलेशन नहीं हुई। आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब के रीसेंट बयानात सुने हैं कि जिसमें उन्होंने हमास को बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया है कि वो इस सीज़ फायर पर अमल कर रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खबासत जो है वो इसराइल के पार्ट पर है। जहाँ तक ये जो सालसी करने वाले ममालिक हैं या जो इस वक्त ज़ामन बने हैं इस पूरे कज़िये के, यकीनन उन लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा मज़म्मत की जा रही है और आलमी ज़मीर की इस तरफ तवज्जो भी दिलाई जा रही है। सऊदी अरब ने भी इस पर मज़म्मती बयान दिया है, कतर ने भी इस पर बड़े नाराज़गी का इजहार किया है, तुर्की ने तो खुद यकीनन अगले मरहले में जिस अंदाज से अपनी फ़ौज भेजने का ऐलान किया है। तो ये तमाम बातें इस बात का इशारा है कि इस वक्त चाहे सालसीन हों, चाहे वो ज़ामनीन हों, वो इस वक्त इस सीज़ फायर माहदे की हकीकी मानों में कामयाबी देखने के ख़्वाह हैं। यही वजह है कि इस वक्त वो बैक ज़ुबान होके इस माहदे पर अमल दरामद भी कर रहे हैं और इस वक्त इस माहदे की निगरानी भी कर रहे हैं। लेकिन इसराइल क्योंकि ताकत के नशे में मस्त है और यही बदमस्त हाथी जो है वो आए रोज़ कभी वहाँ पे ड्रोन्स के ज़रिए हमले करता है, कभी अपने टैंकों के ज़रिए हमले करता है और कभी अपने कैदियों की लाशों की तलाश के बहाने जो है और इस नौइयत के बयानात रोज़ दे रहा है कि जी हमास जो है वो हमारे जो हलाकशुदा कैदी हैं या जो उनके फ़ौजी हैं उनकी लाशें देने से इनकारी है। हालांकि हकीकत हाल ये है, खुद इसका डोनाल्ड ट्रंप साहब एतराफ़ कर चुके हैं कि वहाँ पे जितना बड़ा मलबे का ढेर जिसके तले उनकी लाशें दबी हैं, हमास के पास या फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के पास उस नौइयत का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तुर्किया ने ऑफ़र की है कि हम अपनी जो टेक्निकल टीमें हैं, जो ज़लज़ला ज़दा इलाकों में या बड़ी इमारतों के मलबे तले से लाशें तलाश करने का बहुत ज़्यादा तजर्बा रखती हैं, हम वो भेजते हैं ताकि किसी तरीके से जल्द अज जल्द ये तमाम लाशें निकल सकें और इसराइल के और उनके लवाहकीन के हवाले हो सकें। तो ये वो इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन है कि जिसको बहाना बना के इसराइल हर रोज़ एक नई जारहियत का इर्तिकाब करता है और फ़लस्तीनियों को एक बार फिर लहूलुहान करके दोबारा से जो है वो इसी पर इल्ज़ाम धरता है कि वो माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी गज़ा की सूरत हाल की। और अब रुख करते हैं बरतानिया का, जहाँ पर बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने 10 मिलियन पाउंड जो हैं वो मुख्तस किए हैं सिक्योरिटी फ़ंडिंग के तौर पर। और ये सिक्योरिटी फ़ंडिंग है वहाँ पर मौजूद मसाजिद के हवाले से, मसाजिद की सिक्योरिटी के लिए 10 मिलियन पाउंड। मसाजिद पर कुछ अटैक्स हुए थे, मसाजिद जो है वो इस्लामोफोबिया का शिकार थी, लोगों को भी इस्लामोफोबिया का शिकार वो देख रहे हैं। तो अब इस हवाले से तफसील जानते हैं। नवीद आलम साहब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यूके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी नवीद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी अवैध साहब, बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर और होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने जिस मस्जिद पर हमला हुआ था वहाँ विज़िट किया और लोकल जो कम्युनिटी के लोग थे उनसे मुलाकात की। और वज़ीर आज़म ने कहा कि जो तमाम मज़ाहिब हैं उनकी जो हिफाजत है हमारी अवलीन तरजीह है। और इसको इसी जो हालिया जो वाक़यात हुए हैं, जो यहूदियों की इबादत गाह थी, वहाँ पे एक शख्स हलाक भी हो गया था दहशतगर्दी के हमले में। उसके बाद वज़ीर आज़म वहाँ पे पहुँचे, होम सेक्रेटरी भी वहाँ पे पहुँची थी और 10 मिलियन पाउंड जो हैं वो उनकी जो यहूदियों की इबादत गाह की सिक्योरिटी के लिए मुख्तस किए गए थे। उसके बाद उस वाक़े के बाद यहूदियों की इबादत गाह के जब हमला हुआ तो उसके चंद रोज़ बाद
मुसलमानों की एक मस्जिद को आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन जो वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मस्जिद को कुछ नुकसान पहुँचा। उसके बाद हुकूमत पर शदीद दबाव था कि जब यहूदियों की इबादतगाह या यहूदियों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो पूरी जो बरतानवी हुकूमत है वो यकजा होके उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करती है। लेकिन जो ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे वाक़यात होते हैं तो हुकूमत की तरफ से वो जोश नज़र नहीं आता। इसी दबाव की वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने मिल के दबाव डाला है, और दूसरे जो रिलीजन्स हैं उन्होंने भी मिल के दबाव डाला है कि अगर बरतानवी माशरा एक सेकुलर माशरा है तो उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि तमाम मज़ाहिब की जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, उसको बराबरी की सतह पर देखा जाए। इसी तनाज़ुर में हुकूमत ने मुसलमानों की जो मसाजिद हैं उनको उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए 10 मिलियन पाउंड का ऐलान किया है। एक साल कबल हमने आपके प्रोग्राम में वैसा भी ये डिस्कस किया था, आपके भी ये इल्म है, नाज़रीन के भी ये इल्म है कि मुसलमानों की मसाजिद कब्रस्तानों पर हमले हुए थे। जो यहाँ के राइट विंग हैं या सफ़ेद फार्म इंतहा पसंद है, उनके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। और मुसलमानों को जो औरतें बुर्का पहनती उन पर भी हमले किए गए थे। मुसलमान इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान थे और गैर यकीनी जो सूरत हाल थी मुसलमानों के लिए, अब उसमें शबाना महमूद जो कि होम सेक्रेटरी हैं, वज़ीर आज़म और दूसरे जो हुकूमती वज़रा हैं उन्होंने खुलकर इसको कंडेम किया है और कहा है कि तमाम जो मज़ाहब है उनकी सेफ्टी हमारी अवलीन तरजीह है। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नवीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे यूके से, और बात हो रही थी कि 10 मिलियन पाउंड सिक्योरिटी फंडिंग बरतानिया की मसाजिद के लिए मुख्तस की गई है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।